इंट्रोडक्शन टू सेल। फिर उसके बाद पढ़ना है हमें सेल थ्योरी, सेल शेप्स, साइज एंड नंबर, सेल स्ट्रक्चर, सेल डिवीज़न। इंट्रोडक्शन टू सेल, सेल के बारे में कि सेल है क्या चीज़, सेल कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं। फिर उसके बाद में आएंगे सेल थ्योरी कि सेल के बारे में क्या क्या साइंटिस्ट ने थ्योरी दी, क्या बताया सेल्स के बारे में, सेल्स कैसे बने हैं, कैसे होते हैं, शेप्स क्या क्या हैं उनके। फिर आएगा सेल शेप्स, साइज एंड नंबर। शेप्स मतलब कि कुछ सेल, सारे सेल्स एक जैसे नहीं होते, कुछ राउंड होते हैं, कुछ ओवल होते हैं, कुछ स्पिंडल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि शेप्स कैसे कैसे होते हैं। फिर आता है हमारा साइज़, कुछ सेल्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, इस तरह से हम उनके साइज़ को भी देखेंगे। फिर उसके बाद में आता है हमारा नंबर। नंबर मतलब कि एक सेल से बना है सेल या फिर बहुत सारे, यानी यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर, ये देखेंगे। फिर देन उसके बाद में आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर क्या है, सेल दिखता कैसा है, सेल का मतलब उसकी शेप क्या है, साइज़ क्या है, नंबर, ये तो हम उसमें देखेंगे ही। तो सेल का स्ट्रक्चर मतलब उस सेल के अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं, कंटेंट्स क्या हैं उसके। फिर आता है सेल डिवीज़न, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं, मतलब जैसे कि पुराना सेल तो डेड भी हो सकता है, फिर नए सेल्स हमें बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, वो सेल डिवीज़न के थ्रू बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सेल के बारे में क्या है। सेल बायोलॉजिकल, सेल्स बायोलॉजिकली नेम इज साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइटो होता है। सेल तो उसका इंग्लिश नेम है, लेकिन बायोलॉजिकल नेम उसका होता है साइटो। फिर पढ़ेंगे हम सेल है क्या, सेल क्या है देखते हैं हम। सेल्स आर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल मतलब कि कंप्लीट बॉडी, जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको एक स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, सेल दे रहा है। और फंक्शंस किसके थ्रू हो रहे हैं, सेल्स के थ्रू हो रहे हैं। अब कैसे हो रहे हैं, द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम द सेल, इट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस फ्लो चार्ट से तो अपन ने समझ लिया, लेकिन इसके लिए हम एक एग्जांपल और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम एक घर का एग्जांपल लेते हैं, एक हाउस का एग्जांपल लेते हैं। हाउस कैसे बना है, बहुत सारी ईंटों को जोड़कर क्या बनती है, एक कंप्लीट दीवार तैयार होती है। बहुत सारी दीवारों को जोड़कर क्या बनता है, एक रूम तैयार होता है। बहुत सारे रूम्स को जोड़कर क्या बन रहा है, एक कंप्लीट हाउस तैयार हो रहा है। लेकिन तो एक बात बताओ, पूरे कंप्लीट हाउस की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ऑब्वियसली ईंट है। तो उस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम तैयार हो रहा है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। सो सेल हमारी क्या है, बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। सेल की डिस्कवरीज किसने करी थी, क्योंकि सेल है ये तो पता है, लेकिन आया कहाँ से, कैसे है, पता भी तो लगाया गया होगा सेल का। तो डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को सबसे पहले डिस्कवर्ड करा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1665 में फर्स्ट डिस्कवर्ड करी थी सेल। और इन्होंने सेल डिस्कवर करी, इन्होंने ना कॉर्क की स्लाइस में सेल देखा, और वो देखा इन्होंने डेड सेल। उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ है, तो फिर उन्हें अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने उसको देखा। तो उन्होंने देखा इसमें तो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्होंने उनको नाम दिया सेल का। तो द सेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। फिर आता है ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको देखा कि भाई कॉर्क की स्लाइस में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया सेल का। फिर आते हैं हमारे साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक 1674। इन्होंने ऑब्जर्व किया लिविंग सेल। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले जो सेल ऑब्जर्व किया था वो किसने किया था, वो किया था रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले लिविंग सेल, जिंदा सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल देखा था, इन्होंने लिविंग सेल को देखा था। फिर आते हैं अपने साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन 1831। ये अपने रॉबर्ट ब्राउन जो थे, ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिस्कवर किया सेल का न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जैसे अपनी कंप्लीट बॉडी है, अपनी कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरह सेल ऑफ द ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस। सेल का जो ब्रेन है ना, वो है न्यूक्लियस। अपना ब्रेन यहाँ पे रखा है, इनके अंदर भी एक ब्रेन प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस। सेल ऑफ द ब्रेन बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं अपने साइंटिस्ट श्लीडन एंड स्वान। श्लीडन 1838 एंड स्वान 1839। इन्होंने क्या प्रपोज किया, इन्होंने प्रपोज करी सेल थ्योरी। इन्होंने बताया कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हैं, और
जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल के भी बने हो सकते हैं, वो बहुत सारी सेल्स के भी बने हो सकते हैं। सो इन लोगों ने क्या करी थी, इन्होंने अपनी सेल थ्योरी प्रपोज करी। ओके, अब पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी के बारे में। हमने क्या पढ़ लिया, सेल के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ ली डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज हमने पढ़ ली। अब आते हैं हम सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी किसने दी? सेल थ्योरी अपनी दी थी साइंटिस्ट अपने थे, 3 साइंटिस्ट थे अपने, श्लीडेन, श्वान एंड रुडोल्फ विर्चॉव। इन तीनों साइंटिस्ट ने सेल की थ्योरी दी। इन्होंने बताया कि जो अपने पहले साइंटिस्ट थे ना, श्लीडेन, इन्होंने बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी इस कंप्लीट यूनिवर्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड की बात नहीं कर रहे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हैं? सेल्स से बने हैं। फिर अपने साइंटिस्ट आते हैं श्वान। साइंटिस्ट श्वान सर ने बताया द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल के भी बने हो सकते हैं और बहुत सारी सेल्स के भी बने हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सिर्फ एक सेल से बनता है, सिर्फ एक सेल, यूनी सेल होती है उसके पास, यूनिसेलुलर होता है वो। और जैसे कि मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल से जो बने, कैसे जैसे अपन ह्यूमन बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, प्लांट्स बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, तो उसी तरह जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। एक से भी बने हो सकते हैं, बहुत सारी से भी बने हो सकते हैं। फिर तीसरे साइंटिस्ट आते हैं अपने रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव सर बताते हैं द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। ये बताते हैं जो नई सेल्स आती हैं वो जो पुरानी सेल्स होती हैं उनके सेल डिवीज़न से आती हैं। सेल कभी मरता नहीं है, मतलब कि डिवाइड होता है, वैसे भी वो मर जाते हैं लेकिन डिवाइड होता है। डिवाइड मतलब कि एक सेल टूट के 2 सेल बन रहे हैं, दूसरा सेल टूट रहा है उसके 2 सेल बन रहे हैं, वाल टूट रहा है 2 सेल बन रहे हैं, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, मतलब सेल डिवीज़न के थ्रू। तो आता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। बहुत ईजी नोट्स हैं ये। फिर ये क्या था, तीसरी वाली जो थ्योरी, द सेल थ्योरी वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चॉव 1855। ये थे जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। इन्होंने बताया था कि सेल डिवीज़न के थ्रू नए नए सेल्स अराइज होते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेल का साइज, शेप एंड नंबर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? साइज, शेप एंड नंबर। साइज ऑफ सेल, सेल का साइज कितना होता है? द एवरेज सेल साइज वेरीज फ्रॉम 0.5 माइक्रोमीटर टू 20 माइक्रोमीटर। छोटे सेल भी होते हैं, बड़े सेल भी होते हैं, तो 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये जो साइन है ये माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, फिर आता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल, दुनिया का सबसे छोटा सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया का है, जो बैक्टीरिया है। फिर आता है लार्जेस्ट सेल, दुनिया का सबसे मतलब बड़ा सेल क्या, लार्ज सेल क्या है? वो है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे का जो सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग का सेल, जो होता है वो होता है लार्जेस्ट सेल। फिर आता है सेल का शेप कैसा है? शेप्स, सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स। सेल्स के बहुत सारे शेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल राउंड, गोल भी होते हैं, स्पिंडल जो बीच में से मोटे, साइड में से पतले होते हैं, ऊपर नीचे से पतले होते हैं, बीच में से मोटे, जैसे ऐसे होते हैं, ऐसे साइड पे ऊपर से पतले, बीच में से मोटे हैं। स्पिंडल शेप, स्फेरिकल होते हैं, ब्रांच एंड इलोंगेटेड। ब्रांच मतलब ब्रांचेस निकली होती है, इलोंगेटेड लंबे होते हैं, जैसे अपना न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन ब्रांच एंड इलोंगेटेड होता है। ठीक है, सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स। फॉर एग्जांपल राउंड भी हो सकता है, स्पिंडल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ब्रांच एंड इलोंगेटेड भी हो सकते हैं। सेल्स के बहुत सारे शेप्स होते हैं और साइज भी 0.5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड है माइकोप्लाज्मा और लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड है ऑस्ट्रिच एग। फिर आएगा सेल डिफरेंट सेल नंबर। क्या पढ़ लिया अपन ने? साइज पढ़ लिया सेल का, शेप पढ़ ली। अब आ रहा है हमारा सेल नंबर, कि एक सेल से बना है कि बहुत सारे सेल से बना है। इफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है, एक सेल से बना है, तो वो कहा जाएगा अपना यूनिसेलुलर। यूनि मीन सिंगल, सेलुलर मीन सेल्स, मतलब सिंगल सेल से बना है, इसीलिए वो कहा जाएगा अपना यूनिसेलुलर। फिर आता है इफ द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक ही से ज़्यादा सेल से बना है तो वो कहा जाएगा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मीन्स
मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारी सेल से, सेल्स मनी सेल्स, बहुत सारी सेल से बना है। अगर एक सेल से बना है तो यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल से बना है तो मल्टी सेलुलर। तो अपना जो सेल का साइज, शेप और सेल नंबर कंप्लीट हो गया है। दूसरा टॉपिक लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हमने क्या क्या पढ़ लिया? सेल पढ़ लिया, सेल थ्योरी पढ़ ली, रिलेटेड टू डिस्कवरीज टू सेल पढ़ लिया, सेल का साइज, शेप, नंबर पढ़ लिया। अब आता है सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। फिर आता है अपना स्ट्रक्चरली द सेल इज फॉर्म्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। मतलब जो स्ट्रक्चरली जो अपना सेल बना है वो 3 मेजर कंपोनेंट से बना है, मेजर पार्ट से बना है। वो है सेल के 3 पार्ट्स क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंटेंट्स। इसके कंटेंट्स जैसे कि अपना गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। मतलब इसके पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। जो क्या अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंटेंट्स एंड न्यूक्लियस। 3 मेजर पार्ट्स हैं जो सेल के हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। फिर क्या आता है, हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये अपना सेल है, इमेजिन करिए, इसका न्यूक्लियस है, मान लीजिए यहाँ पे है, और ये इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये बाहर की कवरिंग है जो क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती, पढ़ाएंगे भी। मतलब जो अपनी सेल है उसके ऊपर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ये लिपिड की बनी होती है और प्रोटीन्स की बनी होती है। लिपिड वसा प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अपन सांस लेते हैं, अपन जो सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू, वो ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद वो सेल में जाता है। भाई सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, इसलिए क्या करता है? इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को सेल तक पहुँचाता है एंड सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, ठीक है। फिर क्या कहता है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये जो अदर मटेरियल होता है ना, अब जैसे भाई लाइसोसोम बाहर जाने को कैसे निकाल देगा? भाई ये नहीं निकालेगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ अदर मटीरियल। ये और चीज़ों को अंदर या बाहर नहीं जाने देता। अगर कोई जाने की कोशिश करते, बोलते क्या काम है तुम्हें? बोले तुम्हारा कोई काम नहीं है बाहर, तुम अंदर ही रहो। बाहर से कोई चीज़ आ रही है उसको रोक रही है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं इसको। बोलते देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली अपनी मर्जी से जो चीज़ काम की उसको अंदर आने दे रही है, जो चीज़ काम की नहीं उसको बाहर जाने दे रही है। तो इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जो काम की चीज़ें जैसे कि अपनी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनको तो अंदर बाहर जाने दे रही है, लेकिन अदर मटेरियल को अंदर या बाहर आने जाने नहीं दे रही है, इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपनी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। किसकी बनी है? लिपिड एंड प्रोटीन्स की बनी है। इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बाहर अंदर आने दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने दे रही है। किसकी मदद से हो रहा है, किसकी मर्जी से हो रहा है ये काम? हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से। फिर आता है इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये अदर मटेरियल जो कोई और चीज़ है उसको अंदर या बाहर नहीं जाने दे रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अपनी मर्जी से चीज़ों को अंदर बाहर आने जाने दे रही है जो काम की हैं। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अब जैसे कि हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ट्रांसपोर्ट भी तो कुछ तरीके से होता होगा ना। तो 2 तरीके से होता है, एक होता है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेज मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें क्या करते हैं सब्सटेंसेज? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे अपनी बहुत सारी ऑक्सीजन है, यहाँ पे अपनी थोड़ी सी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या कर रही है? लोअर टू हायर जा रही है, यहाँ से इसकी ओर जा रही है, ठीक है। सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रही है, तो इसको बोलते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जबकि सब्सटेंस मूव फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, मूव कर रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब कम कंसंट्रेशन से जा रहा है ज़्यादा कंसंट्रेशन की ओर, तो उसको बोलेंगे अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आता है अपना इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म DATP मोलिक्यूल्स। इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए।
अब आता है इट इज़ अ रैपिड मूवमेंट, ये रैपिड मूवमेंट है, रैपिड तेजी से हो रहा है। मूवमेंट ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स अकर बाय अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो कि बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं उनका जो कि क्या बोलते हैं अपन मूवमेंट होती है उनकी, बड़ी बड़ी मोलिक्यूल्स की, वो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो उसके अपोजिट होता है, उसमें स्मॉल मोलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन मूवमेंट ऑफ लार्ज मोलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये रैपिड मूवमेंट है और लोअर टू हायर जा रहा है। फिर आता है अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा दो टाइप का, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपने पढ़ लिया, अब आता है अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, substances move from their higher to lower concentration, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, लेकिन हाइयर टू लोअर जा रहा है, ज़्यादा से कम की ओर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, अगर सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन तो कहा जाएगा उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट नो एनर्जी रिक्वायर्ड, बिल्कुल भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि अगर आपके पास 50 रुपए हैं, ठीक है, अगर आप कोई मांग रहा है 1 रुपया दे दे, आप भी यूँ दे दी ले, अगर 49 बचे फिर भी आपके पास ज़्यादा है, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं है, लेकिन आपके पास 1 रुपया नहीं है, कोई 100 रुपये मांग ले, कितना एनर्जी लगे, कितना जोर पड़ेगा। तो उसी तरह से नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जब हाइयर टू लोअर चीज़ जा रही है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। फिर आएगा इट इज़ अ स्लो मूवमेंट, ये एक स्लो मूवमेंट है, ठीक है। फिर आएगा ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही इसमें से ट्रांसपोर्टेड होते हैं। वाई, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, हाइयर टू लोअर जा रहा है। दूसरा, एनर्जी इज नो रिक्वायर्ड, इट इज़ अ स्लो मूवमेंट, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का होता है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अब पढ़ेंगे अपन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को डिटेल में। अब पढ़ते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या है, डिफ्यूजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि डिफ्यूजन क्या हो रहा है, कोई सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस है, उसका डिफ्यूजन किस में हो रहा है, मतलब कि मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, तो वो क्या है, डिफ्यूजन हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपना सेल है, इसके अंदर ये क्या है, ये लिक्विड है ना, इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हाई है ना, और ये यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ से जा रहा है यहाँ पर, तो इसकी मूवमेंट हो रही है हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और वो भी सेल के अंदर, तो उसको बोलेंगे अपन डिफ्यूजन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ। डिफ्यूजन क्या करता है, मूवमेंट रेफर्स करता है मॉलिक्यूल की फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन, मतलब कि हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। फिर आता है अपना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन स्पेशली फॉर वाटर, पानी के लिए, मतलब कि ये पानी के लिए ही, मतलब लिक्विड फॉर्म का जो भी है उसके लिए ही एप्लीकेबल है। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का टाइप है स्पेशली फॉर वाटर, पानी के लिए। मॉलिक्यूल्स मूविंग अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बोलोगे मैम वो तो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बताई थी आपने। सिलेक्टिव मतलब मर्जी की चीज़ें अंदर बाहर आने दे रही है ना, तो इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, एक्रोज, ये अपनी सेल है, ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर जा रहा है हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है एक्रोज द सेल, एक्रोज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अगर आर पार डिफ्यूजन हो रहा है तो वो कहलाता है ऑस्मोसिस। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार, मतलब अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, जिधर भी कंसंट्रेशन जैसा हो, तो वो कहा जाएगा अपना ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन स्पेशली फॉर वाटर, वाटर के लिए स्पेशली है। मॉलिक्यूल्स मूविंग अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के आर पार, ठीक है। अब भाई ऑस्मोसिस के भी टाइप्स होते हैं, ऑस्मोसिस भी 2 टाइप्स का होता है। पहले टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देखेंगे, फर्स्ट टाइप है अपना एंडोऑस्मोसिस, सेकेंड अपना एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या है और एक्सोऑस्मोसिस क्या है। एंडोऑस्मोसिस में होता है द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्वेंट एंटर इनटू द सेल, सेल के अंदर एंटर करता है। अब मैम ये सॉल्वेंट क्या है, ये कोई अपना, ठीक है, अपना ग्लास है, इसके अंदर भरा अपना वाटर, ठीक है, अपने इसमें ऐड करी शुगर, चीनी, क्या ऐड कर दी, शुगर। पूरा टोटल क्या बन के तैयार होगा अपना, सॉल्यूशन। क्या बन गया अपना, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। लेकिन अब देखो
जो अपना वाटर है वो क्या, सोलवेंट, जो कि क्या कर रहा है, घोल रहा है, अपने अंदर सोल्यूट कर रहा है। वाटर अपना सोलवेंट एंड शुगर अपनी सोल्यूट। शुगर क्या है, अपनी सोल्यूट। मतलब जो चीज़ किसी चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, वो क्या है, सोलवेंट। और जो चीज़ घुल रही है उसमें आके अपने सॉल्यूशन में, वो क्या है, सोल्यूट। वाटर अपना सोलवेंट एंड शुगर अपनी क्या होगी, सोल्यूट। ठीक है। द प्रोसेस इन विच द वाटर मोलिक्यूल सोलवेंट एंटर इनटू द सेल, उसकी वजह से क्या होता है, सेल स्वेल हो जाता है। अब मान लीजिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, किशमिश डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसमें किशमिश डाल दी, किशमिश डाल देंगे, फिर सुखड़ी हुई हम वाटर में डालेंगे तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। उसके अंदर पानी क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है। ठीक है। अब आता अपना एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच वाटर मोलिक्यूल सोलवेंट मूव आउट ऑफ द सेल। सेल कर जाती है श्रिंक, सेल सिकुड़ जाती है। वाई भी सेल सिकुड़ की जाती है। अब मान लीजिए अपना ये वाटर है, अपन इसमें इतनी चीनी ऐड करते हैं, इतनी चीनी ऐड करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड बना देते हैं। तो इसमें अपन किशमिश डालते हैं, जो अपन ने उसमें डाली थी पहले, जो फूल गई थी, उसको इसमें डालते हैं। अब वो क्या हो जाती है, पिचक जाती है, क्योंकि अपना सोलवेंट सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो बाहर निकल रही है सेल से, वाटर बाहर निकल रहा है सेल से। द प्रोसेस इन विच वाटर मोलिक्यूल सोलवेंट मूव आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर जा रहा है। सेल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सेल हो जाएगी श्रिंक, सेल इज श्रिंक। ओके, तो गाइज ये था हमारे टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। आई होप ठीक ठाक टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसका सेकंड पार्ट हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और ताकि आप तक नए नए वीडियोज़ आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं, बाय।